नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। काले धन पर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी चोट की है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला हुआ है। 2000 के नोटों का चलन बंद होगा। यही नहीं, बैंकों को अभी से 2000 का नोट जारी नहीं करने का निर्देश दे दिया गया है। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट जारी किए गए थे, जिन्हें काफी हद तक बाजार से पहले ही हटाया जा चुका है। और जिन लोगों के पास ये नोट हैं, वो अगले 4 महीने में कभी भी उन्हें बदलवा भी पाएंगे। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास करीब 4 महीने का वक्त है और इस दौरान वो बैंक में 2000 का नोट जमा भी करवा सकते हैं और उन्हें बदलवा भी सकते हैं। लेकिन काला धन रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि 2000 रुपए के नोटों पर आरबीआई ने एक बड़े फैसले का ऐलान किया। बताया गया कि 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर होंगे और वापस लिए जाएंगे। हालांकि ये नोट अब भी वैध रहेंगे और बाजार में इन नोटों में लेन देन जारी रहेगा, लेकिन रिजर्व बैंक नए 2000 के नोट नहीं छापेगा और न ही बैंक या एटीएम से ये नोट दिए जाएंगे। जिनके पास ये नोट मौजूद हैं, वो 23 मई के बाद बैंक से भी इन नोटों को बदलवा सकते हैं। इसके लिए 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त दिया गया है। 30 सितंबर तक बैंकों में ये नोट बदलवाए या जमा करवाए जा सकते हैं। बैंक में अगर कोई ग्राहक अपने खाते में ये रकम जमा कराता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना भी पैसा बैंक खाते में जमा करवाया जा सकता है। जबकि अगर नोट बदलवाए जाते हैं तो एक बार में कोई भी ग्राहक बैंक से कुल 20,000 रुपए तक के, यानी 2000 के कुल 10 नोट बदलवा सकता है। इधर आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शाहरुख खान के साथ हुई व्हाट्सएप चैट पेश की। चैट के हवाले से उन्होंने यह दावा किया कि शाहरुख खान ने आर्यन को जेल नहीं भेजने के लिए उनसे मदद मांगी थी। कुछ रोज पहले सीबीआई ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में वानखड़े पर केस दर्ज किया था और सीबीआई उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले, इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में समीर वानखड़े ने शाहरुख खान से जुड़ी व्हाट्सएप चैट भी कोर्ट में पेश की। उनकी लीगल टीम से मिली इस व्हाट्सएप चैट के जरिए यह दावा किया गया कि शाहरुख खान ने ड्रग्स केस में आर्यन को जेल नहीं भेजने के लिए वानखड़े से मदद मांगी थी। 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था और वानखड़े का दावा है कि शाहरुख खान ने 3 अक्टूबर 2021 को उन्हें पहला मैसेज किया था। कोर्ट में जो चैट पेश की गई उसके मुताबिक शाहरुख ने आर्यन को छोड़ने और उसे घर भेजने की वानखड़े से गुजारिश की थी। मतलब आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान लगातार समीर वानखड़े से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर रहे थे। इसी वजह से अब वानखड़े पर नियमों के तहत काम नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने उनकी और शाहरुख खान की इस चैट पर सवाल उठाए हैं। आरोप यह कि जब आर्यन खान एक आरोपी था तो समीर वानखड़े आरोपी के पिता से क्यों बात कर रहे थे। उस दौरान वानखड़े ने शाहरुख खान के साथ व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को क्यों नहीं दी थी। उन पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि एनसीबी की विजिलेंस टीम के साथ पूछताछ के दौरान शाहरुख खान के साथ बातचीत छुपाई थी। यही नहीं, आरोप है कि विजिलेंस की जांच के दौरान भी वानखड़े ने अपना मोबाइल फोन नहीं दिया था। लेकिन समीर वानखड़े ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। लेकिन 20 मई को सुबह 11 बजे वो सीबीआई के सामने पेश होंगे। इस दौरान सीबीआई की टीम आर्यन ड्रग्स केस में 25 करोड़ रुपए मांगने के मामले में समीर वानखड़े का बयान दर्ज करेगी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में वानखड़े की तरफ से दाखिल की गई याचिका में सीबीआई के पूरे केस को ही फर्जी बता दिया गया और इसे एनसीबी के आला अधिकारियों की बड़ी साजिश करार दिया। कोर्ट में वानखड़े के वकील ने ये दलील दी कि आर्यन खान ड्रग्स केस में वो लगातार अपने सीनियर अधिकारियों के साथ संपर्क में थे और उनके कहने पर ही आर्यन पर केस दर्ज किया गया था। जबकि सीबीआई का आरोप है कि वानखड़े जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि बखमुत में उसकी सेना ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को घेर लिया है। मतलब बखमुत में जेलेंस्की की फौज रूस पर भारी पड़ रही है, जबकि रूस का दावा था कि बखमुत के ज्यादातर हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका है और कुछ ही दिनों में पूरे बखमुत पर उसका कंट्रोल होगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि बखमुत के एक इलाके में उसकी सेना ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को घेर लिया है और उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए उन पर भीषण हमले भी कर रही है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक तोप से ताबड़तोड़ गोले दागते दिखे। जबकि वीडियो के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन के सैनिक एक ट्रक में हथियार और गोला बारूद रखते नजर आए। यूक्रेन का कहना है कि बखमुत के अंदर जाने वाली आखिरी सड़क को भी उसके सैनिकों ने बंद कर दिया है, ताकि रूसी सेना तक न हथियार पहुंच सके और न ही खाना। मतलब यूक्रेन का प्लान रूसी सैनिकों को तड़पा कर मारने का है। यही नहीं, जेलेंस्की की सेना बखमुत में रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रही है। यूक्रेन की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से बरसते बमों से बचने के लिए रूसी सैनिक भागते दिखे। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद इस शहर पर कब्जे के लिए पिछले 9 महीनों से भीषण जंग छिड़ी हुई है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसके बाद भी रूस बखमुत पर कब्जा नहीं कर सका। दावा यह तक किया जा रहा है कि वहां यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ रही है।
इसी बीच यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें आसमान से बरसते बमों से बचने के लिए पुतिन के सैनिक जान बचाकर भागते दिखे। जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन का एक टैंक गोले दागते हुए तेजी से आगे बढ़ता दिखा। उसके पीछे हमला करते यूक्रेन के कुछ सैनिक भी नजर आए। यही नहीं, वीडियो के एक दूसरे हिस्से में पेड़ों के बीच भाग रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की फौज बमबारी करती दिखी। उधर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जंग के बीच अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन के जापोरिजिया पहुंचे, जिसके सामने आए वीडियो में सर्गेई शोइगु एक कंट्रोल पोस्ट में अधिकारियों से मिलते दिखे। वहां वो जंग के हालात पर चर्चा करते हुए भी नजर आए। जिस जापोरिजिया में रूस के रक्षा मंत्री अपनी सेना से मिले, वो यूक्रेन का वो प्रांत है जिसके बड़े हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है और पिछले साल वहां रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा भी घोषित कर चुके हैं। इसलिए सर्गेई शोइगु ने जापोरिजिया में लड़ रहे रूस के सैनिकों को मेडल भी पहनाए। और बड़ी खबर देश में यही चल रही है कि 2000 के नोटों का जो चलन बंद हुआ है, बैंकों को अभी से 2000 का नोट जारी नहीं करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट जारी किए गए थे बाजार से, लेकिन इन्हें पहले ही हटाया जा चुका है। अगले 4 महीने में कभी भी इन्हें बदलवा भी पाएंगे। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए किशोर, इस 2000 रुपए के नोट को बंद करने की धीरे धीरे अभी एक, क्योंकि लीगल टेंडर है, 30 सितंबर के बाद भी रहेगा, लेकिन इसे बंद किया जाएगा। लोग अपना जमा करवा सकते हैं और इसके पीछे सरकार की सीधी सीधी सोच ये है कि जो सामान्य लोग हैं, गांव कस्बों में रहते हैं, उनके पास 2000 का नोट अब नहीं है। धीरे धीरे इसे मार्केट से बंद कर दिया था, छापना बंद किया गया। 5 साल पहले आखिरी नोट छपे थे, करीब 89% नोट जो हैं वो 5 साल पहले छपे थे। तो एक तरह से ये अपनी आयु भी पूरी कर चुके हैं। अब सरकार का यह कहना है कि केवल नव धनाढ्य या जो ब्लैक मार्केटर होल्डर हैं नोट्स के, काले धन में विश्वास रखते हैं, रिश्वत के लेन देन का काम करते हैं, केवल उन्हीं के पास एक बड़ा चंक है। सामान्य लोगों के पास 2000 के नोट बहुत कम है। 4 महीने का विंडो है, किसी तरह का कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लोग आराम से जाकर अपने नोट जमा करवा सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। और आप अपने खाते में, क्योंकि बैंक में अगर आप जाकर के बदलवाएंगे तो एक बार में 20,000 रुपये आप बदलवा सकते हैं, लेकिन आप अपने खाते में अपने इनकम के नॉन सोर्सेज के मुताबिक अगर वो पैसा है तो आप अपने खातों में जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर काला धन है तो आपके लिए अब रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आप बैंक में वो जमा करवा नहीं पाएंगे और बैंक के अलावा बाजार में उसे लेना लोग धीरे धीरे बंद कर देंगे। हो सकता है कि अभी तुरंत बंद कर दें तो सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग लोगों को, या मैं ये कहूं कि ईमानदार लोगों को जिनके पास 2000 का अपनी इनकम का सोर्स का पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फैसले से ब्लैक मार्केटर, रिश्वतखोर और जिन्होंने काले धन को होल्ड किया हुआ है, उनको एक बड़ी परेशानी होने वाली है। शुक्रिया विक्रांत आपका। इस बीच पाकिस्तान में लाहौर के जमान पार्क इलाके में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। लाहौर पुलिस को शक है कि इमरान खान के घर पर 30 से 40 आतंकी छिपे हैं, जिनकी तलाश में लाहौर की पुलिस इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हुई। इससे पहले लाहौर पुलिस को इस तलाशी अभियान के लिए कोर्ट से सर्च वारंट मिल गया। पुलिस को शक है कि इमरान खान के घर पर कई आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि अटकलें हैं कि इन्हीं आतंकियों की धरपकड़ के दौरान इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बात का अंदेशा इमरान खान भी जता चुके हैं, इसीलिए वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। हालांकि लाहौर पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर से अब तक 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इमरान खान के घर में छिपे 6 आतंकी छिपकर वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन लाहौर में मौजूद इमरान खान के घर के बाहर तैनात सेना और पुलिस के जवानों ने उन्हें धर दबोचा। आरोप है कि इन लोगों ने पाकिस्तान में हुए हिंसक प्रदर्शनों की आड़ में आतंक फैलाने का काम किया। और पुलिस को इनकी तलाश तब से थी जब लाहौर में सेना के कोर कमांडर के घर में आग लगाई गई थी, क्योंकि उस घटना का आरोप भी इन्हीं लोगों पर था। यही वजह थी कि एक दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान के घर को घेर लिया और वहां छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया। उधर पाकिस्तान में सत्ताधारी 11 पार्टियों के गठबंधन पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर विदेशी एजेंट होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने पाकिस्तान की खराब हालत के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री को जमकर कोसा। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आरोप को पुख्ता करने के लिए अमेरिकी सांसदों की एक चिट्ठी का हवाला दिया। उनके मुताबिक हाल ही में इमरान खान की गिरफ्तारी से अमेरिका के 60 सांसद इतना भड़क गए कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए अमेरिकी सांसदों ने इमरान खान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, क्योंकि अमेरिका इमरान खान के बहाने पाकिस्तान में अपना मकसद पूरा करने में जुटा है। इमरान खान को उस एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को जमानत देने पर वहां की सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा। इस बीच पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इमरान को 9 मई को हुई हिंसा के मामले में 2 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई।
हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि हर हाल में उन्हें हिंसा केस की पुलिस जांच में शामिल होना होगा। इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में भयंकर हिंसा हुई थी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने वहां कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इस दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों में सेना को निशाना बनाते हुए हमले किए गए। शहबाज सरकार ने इमरान पर हिंसा भड़काने और दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाकर लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस दर्ज किया। हालांकि इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मौजूदा सरकार की तरफ से की गई साजिश बताया। लेकिन पाकिस्तान में हिंसा करने वाले पीटीआई कार्यकर्ताओं पर आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होना तय हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि सेना के दफ्तरों पर हमला करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि उपद्रवियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। पिछले कुछ दिनों से ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में हिंसा करने वालों को वहां के सबसे सख्त कानून का सामना करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने हिंसा ही नहीं की बल्कि सेना दफ्तरों और लोगों को भी निशाना बनाया, जिसे पाकिस्तान की आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहले ही इमरान को या तो देश छोड़ने की या फिर आर्मी एक्ट का सामना करने की चुनौती दे चुके हैं, जिसके बाद से इमरान की पार्टी में भगदड़ मच गई। पार्टी नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होने का मतलब जान से हाथ धोना या फिर जेल में चक्की पीसना है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से तो ये लग रहा है कि अगर इमरान एंड कंपनी ने सेना की बात नहीं सुनी तो उन पर आर्मी एक्ट की तलवार चलना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि मिलिट्री बेस और सेना के लोगों पर हमला करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा। इधर उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे यानी कार्बन डेटिंग करवाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम राहत मिल गई, इसके बाद देखा जाएगा मुकदमे किस तरह से देखे जाएंगे। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि कार्बन डेटिंग से ज्ञानवापी में शिवलिंग की आयु का पता लगाया जा सकता है। हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिवलिंग बताकर पूजा करता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने का फव्वारा बताता है। इस बीच गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए आखिरी मौका दे दिया, ताकि बिहार सरकार अपना जवाब कोर्ट में पेश कर सके। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ 1994 में बिहार के गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की G7 समिट में हिस्सा ले सकते हैं, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिनसे जेलेंस्की रूस के खिलाफ चल रही जंग में हथियारों की मांग कर सकते हैं। और इसके लिए जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा जाएंगे, जहां वो G7 समिट में शिरकत करेंगे। दावा किया गया कि वो इस दौरान G7 में शामिल सभी सदस्य देशों से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन को हथियार देने की मांग कर सकते हैं। जेलेंस्की का ये दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है। और अब दावा किया गया है कि G7 समिट में जेलेंस्की रूस की घेरबंदी करेंगे। G7 7 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन शामिल हैं, जिनसे जेलेंस्की की मुलाकात का मतलब रूस की टेंशन बढ़ना है, क्योंकि इससे पहले दावा किया गया कि अमेरिका रूस पर करीब 300 नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जल्द मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों नेताओं की आमने सामने की मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनसे युद्ध खत्म करवाने और अपने शांति के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की अपील की थी। और अब जापान पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में दोहराया कि भारत शांति का पक्षधर है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। पिछले साल जेलेंस्की से फोन पर बातचीत से पहले उन्होंने सितंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मुलाकात की थी और शांति की अपील की थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए वो जापान के हिरोशिमा पहुंच गए। अपनी विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्रियों से मिलने वाले हैं। हिरोशिमा में पीएम सबसे पहले क्वाड समिट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सिडनी में क्वाड सम्मेलन रद्द हो गया और अब यह हिरोशिमा में होगा, जिसके बाद भारतीय समय के हिसाब से सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के 3 सत्रों का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा हिरोशिमा में प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया, जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात होगी। कुछ दिन पहले ही पीएम ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर भी बात की थी
और अब दोनों नेता आमने सामने बात करेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। जापान इस समय G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और उसने भारत को इसमें अतिथि देश के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया, जिसे कबूल करके प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा पहुंचे, जहां उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। प्रधानमंत्री जैसे ही लोगों के बीच पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। होटल के बाहर उमड़ी भीड़ में मौजूद लोगों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत का झंडा लेकर पीएम का जापान में स्वागत करने पहुंचे लोगों में बच्चे भी शामिल थे, जिनसे पीएम दिल खोलकर मिले। उनसे मिलने आए लोग खुशी से देशभक्ति गीत भी गुनगुनाने लगे। G7 शिखर सम्मेलन में भारत अतिथि देश के तौर पर शामिल हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को शांति का पाठ पढ़ाया। प्रधानमंत्री G7 समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे, जहां एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दो टूक कह दिया कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान को आतंक का अंत करना होगा। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं चीन के मसले पर उन्होंने कहा कि दोस्ती बढ़ाने के लिए सीमा पर अमन चैन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन के रिश्ते सामान्य होने से एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ क्वाड ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इधर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना की जांच के लिए बनाई गई SIT की टीम नासिक पहुंच गई। आरोप है कि वहां 13 मई को दूसरे धर्म के कुछ लड़कों ने घुसकर जबरन चादर चढ़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन कर दिया था, जिसके बाद SIT की टीम ने नासिक पहुंचकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर और उसके पास मौजूद एक दरगाह का दौरा किया। साथ ही इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की। कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ जगह पे गया हूँ, कुछ जगह कुछ और लोगों से भी मुलाकात करूंगा मैं। आरोप है कि मंदिर में दूसरे धर्म से जुड़े कुछ लड़कों ने घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया था, पर यह मामला इतना बढ़ गया था कि सरकार को इसकी जांच के लिए SIT का गठन करना पड़ा था। उधर दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच शुरू होने वाली मिलिट्री ड्रिल से पहले उत्तर कोरिया बुरी तरह भड़क गया। उसने इसे जंग की तैयारी बता दिया और एक बार फिर दक्षिण कोरिया को आंखें दिखाने की कोशिश की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये मिलिट्री ड्रिल 25 मई से शुरू होगी। असल में इस साल इन दोनों देशों की दोस्ती के 70 साल पूरे हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक इसीलिए ये सैन्य अभ्यास बहुत बड़ा होगा। दावा है कि इसमें अमेरिका का खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 हिस्सा लेगा, जो रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर और K2 जंगी टैंक भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। बताया जा रहा है कि इसीलिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अभी से भड़क गए और उन्होंने इसे जंग की तैयारी बता दिया। इस बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आदिवासियों पर एक बयान देकर घिर गए, जिसके बाद उनके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। 23 और 24 मई को बाबा बागेश्वर बालाघाट में कथा सुनाएंगे और इसकी जानकारी देते हुए बाबा बागेश्वर ने आदिवासियों पर एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया। जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को जंगल में जाकर हम 2 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। इससे पहले भी संत तुकाराम और साईं बाबा के खिलाफ दिए गए बयान पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना को रोकने के लिए नॉर्वे जेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाले मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम देगा। एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि फ्रांस यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है, जबकि ब्रिटेन अपनी घातक और खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को पहले ही दे चुका है। इस मिसाइल को ब्रिटेन का अचूक हथियार माना जाता है और अब यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि नेटो देश नॉर्वे जेलेंस्की की सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाले 8 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सप्लाई करेगा। इसके अलावा रूसी लड़ाकू विमानों और आत्मघाती ड्रोन का पता लगाने के लिए भी वो अपने 3 ताकतवर रेडार यूक्रेन को देगा। मतलब रूस की सेना पर कहर बरपाने के लिए नेटो के देश जेलेंस्की की सेना को मजबूत करने में जुटे हैं, जिसके लिए वो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के लिए यूरोपीय देशों को हरी झंडी दे दी। मतलब रूसी सेना पर कहर बरपाने के लिए जेलेंस्की को खतरनाक फाइटर जेट F-16 मिलने का रास्ता साफ हो गया, जो पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका का यह विमान 4थी पीढ़ी का खतरनाक फाइटर जेट है, जिसे 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसके जरिए हवा से जमीन और एंटीशिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। F-16 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को इस बात की इजाजत दे दी कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई कर सकते हैं। कुछ रोज पहले नेटो देश हॉलैंड ने जेलेंस्की को अमेरिका का ये घातक फाइटर जेट देने का वादा किया था। इधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक तबाह होता दिखाई दिया। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने इसी तरह से हमले कर रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया।
और इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके भीषण हमलों में कुछ रूसी जवानों को पीछे हटना पड़ गया। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें उस टैंक में जोरदार धमाका होता नजर आया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक पुतिन की फौज के कुछ जवान जंगल में छिपकर उस पर टैंक से बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूक्रेन ने उन पर ही हमला बोल दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंक को किस इलाके में निशाने पर लिया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस को झुंझलाने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने एक दिन में करीब 30 मिसाइलें कीव और उसके आसपास के इलाकों में दागी, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक उसने 29 मिसाइलें हवा में ही ढेर कर दी। बताया गया कि इसीलिए पुतिन की फौज अब बुरी तरह झुंझला गई, क्योंकि वो जेलेंस्की की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन यूक्रेन की सेना का दावा है कि वो रूस की मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दे रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बीते कुछ दिनों में पुतिन की सेना ने कीव को निशाने पर लेते हुए कई मिसाइलें दागी, लेकिन बताया गया कि उनमें ज्यादातर मिसाइलें जेलेंस्की की सेना ने जमीन पर गिरने ही नहीं दी। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस की क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने का दावा कर दिया। इधर खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीबी और पंजाब के गैंगस्टर अमृतपाल सिंह को फिलीपींस से भारत लाया गया। अमृतपाल सिंह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है, जिसे उसके 2 साथियों के साथ मार्च में इंटरपोल ने फिलीपींस में गिरफ्तार किया था। और जैसे ही उसे वहां से देर रात दिल्ली लाया गया, जांच एजेंसी एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ काफी वक्त से फिलीपींस में खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के ठिकाने पर रह रहा था। आरोप है कि गैंगस्टर अमृतपाल सिंह आतंकी संगठन केटीएफ यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए पैसे जुटाने और सीमा पार से हथियारों की तस्करी से जुड़ा था। यही नहीं, ये भी आरोप है कि उसके इशारे पर पंजाब में कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि फिलीपींस में वो न सिर्फ आतंकी अर्श डल्ला का काम संभालता था, बल्कि उसके कहने पर वो पंजाब में वसूली के लिए फोन भी करता था। इस बीच हरियाणा के चरखी दादरी में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे अक्षय के साथ संपर्क में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि उनके पास हथियार के साथ बड़ी संख्या में गोलियां मिली हैं। यही नहीं, उनकी कार से बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने चारों को धर दबोचा। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर 4 बुलेट प्रूफ जैकेट और 4 बुलेट प्रूफ हेलमेट बरामद हुए। लॉरेंस गैंग के इन गुर्गों के नाम अंकित, आशुराज, अजय और रविंद्र हैं, जिन पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि चारों बदमाश हवाला का पैसा लूटने की तैयारी में थे, जिसके लिए वो कार में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे अक्षय के इशारे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से लॉरेंस गैंग का यह प्लान फेल हो गया। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां जेल प्रशासन ने बड़े नेट लगाने का फैसला ले लिया। ये नेट तिहाड़ के कोने कोने में लगाया जाएगा, ताकि एक जेल से दूसरी जेल में होने वाली सामान की अदला बदली पर लगाम लगाई जा सके। असल में यह आरोप है कि कुछ कैदियों को जेल के बाहर से मोबाइल, हथियार और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी और इन्हें पहुंचाने वाले लोग जेल के बाहर से इन्हें फेंककर जेल में मौजूद कैदियों तक इन्हें पहुंचाते थे। और ये घटनाएं बीते कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी, जिसके बाद इन्हें रोकने के लिए तिहाड़ प्रशासन ने जेल को नेट से कवर करने का फैसला लिया, ताकि कैदियों तक इन चीजों को पहुंचने से रोका जा सके। उधर अमेरिका के मीडिया का दावा है कि तहव्वुर राना मुंबई हमले में ढेर हुए 9 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च सम्मान दिलवाना चाहता था। एक दिन पहले ही अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी, जिसके बाद तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि तहव्वुर राना 26/11 आतंकी हमले में मारे गए 9 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा सम्मान दिलवाना चाहता था। तहव्वुर राणा इस कोशिश में था कि मुंबई हमले में ढेर हुए सभी 9 आतंकियों को निशाने हैदर सम्मान मिले। ये जानकारी अमेरिका के कैलिफोर्निया की जिला अदालत में बाइडेन सरकार की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों के हवाले से दी गई। तहव्वुर राना पाकिस्तानी मूल का कनाडा का नागरिक है, जिसने लश्कर ए तैयबा के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी। इस बीच पहले से कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर एक और बड़ा जुर्माना लगने वाला है। दावा किया जा रहा है कि अब ईरान उससे गैस पाइपलाइन से जुड़े एक प्रोजेक्ट को सही वक्त पर पूरा न करने की कीमत वसूलने वाला है। और ये रकम छोटी मोटी नहीं, बल्कि 1800 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए है, और वो भी तब जब पहले से ही पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार तक पहुंच गया है। ऐसे में अगर ईरान ने उस पर ये जुर्माना लगा दिया तो पाकिस्तान की पाई बिक जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान का आरोप है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो अब वक्त पर पूरा नहीं होने वाला। यही वजह है कि वो पाकिस्तान पर इस लेट लतीफी के लिए जुर्माना लगाने वाला है। उधर इजराइल की यरूशलेम डे परेड का विरोध करने के लिए गाजा पट्टी से भी दर्जनों फिलिस्तीनी इजराइल से लगने वाली सीमा तक मार्च कर गए। इजराइल 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर हुई अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल वहां मार्च निकालता है, जिसके जवाब में फिलिस्तीन के लोग भी अपना झंडा लेकर गाजा पट्टी को इजराइल से अलग करने वाले बैरियर के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने इतने टायर जलाए कि हर तरफ काला धुआं छा गया। फिलिस्तीनियों ने अपने झंडे तो गुब्बारों से बांधकर आसमान में उड़ा दिए, लेकिन इजराइल के झंडों को उन्होंने राख कर दिया।
लेकिन इजराइल की सेना की तैयारी भी पूरी थी। उसने फिलिस्तीनियों को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस छोड़ने वाले ड्रोन उड़ा दिए। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी भागने लगे, मगर इसके बाद इजराइल ने उन पर रबर बुलेट भी दागी, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। लेकिन यरूशलेम डे पर मचे इस बवाल के लिए इजराइल ने ईरान पर ठीकरा फोड़ा और आरोप लगाया कि उसने परेड के बारे में गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की, ताकि इजराइल यरूशलेम के पुराने शहर में 1967 की जंग की अपनी जीत का जश्न न मना पाए और वहां से निकलने वाली परेड पर पानी फिर जाए। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने सोशल मीडिया पर परेड के बारे में फेक न्यूज भी फैलाई। इजराइल ने यह दावा इसलिए भी किया क्योंकि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर इजराइल का मार्च निकला तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसने फिलिस्तीनियों से मार्च को रोकने के लिए कहा था और हमास को ईरान मदद देता है। 2 साल पहले इस परेड की वजह से हमास और इजराइल के बीच जंग भी छिड़ गई थी। इस बीच चीन और ईरान के बीच टेलीकम्युनिकेशंस की एक बड़ी सीक्रेट डील का पता चला। ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुई डील के कुछ दस्तावेज लीक हो गए, जिससे चीन और ईरान के बीच हुई टेलीकम्युनिकेशंस की सीक्रेट डील का पर्दाफाश हो गया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक दोनों देशों के बीच लैंडलाइन नेटवर्क और बेहतरीन इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी डील हुई। हालांकि इस समझौते से जुड़ा जो दस्तावेज सामने आया वो कब का है और दोनों देशों के बीच ये डील कब हुई, इसका पता नहीं चल सका। असल में टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में चीन काफी आगे है। चीन सस्ते स्मार्टफोन बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बताया जा रहा है कि इसीलिए ईरान ने चीन से यह डील की ताकि वो सस्ते में ही अपने यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर कर सके। इधर भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टर ने स्वदेशी डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता पर पहली बार लैंडिंग की। ये ताकतवर हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं और उनमें एक की लैंडिंग आईएनएस कोलकाता पर पहली बार हुई, जिसके साथ भारत में बनाए गए आईएनएस कोलकाता ने अपनी मजबूती साबित की। अमेरिका के ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टरों में गिने जाते हैं और भारत ने ऐसे 24 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील अमेरिका से की हुई है और इसकी पहली खेप में भारत को ऐसे 3 हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिले हैं। नौसेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में अमेरिका का MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर समंदर के बीच मौजूद आईएनएस कोलकाता पर सेफ लैंडिंग करता दिखाई दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है, जिसका फैसला वो अगले 1-2 दिन में ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों के लगाए प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमले कम नहीं किए, जिसके बाद अमेरिका सख्ती दिखाने के मूड में है और माना जा रहा है कि वो जापान में चल रही G7 देशों की बैठक में इस पर फैसला ले सकता है। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ने रूस की करीब 70 कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है, ताकि इन कंपनियों के जरिए होने वाली रूस की आमदनी पर लगाम लग सके। दावा तो यह भी है कि अमेरिका G7 के सहयोगी देशों से रूस की मदद करने वाले देशों पर एक्शन लेने की अपील भी करने वाला है। उसकी प्लानिंग है कि वो रूस के कारोबारियों, जहाजों, विमानों और कंपनियों के खिलाफ करीब 300 से ज्यादा नए प्रतिबंध लगाए। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने इस बात पर हामी भरी कि यूक्रेन ने रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वार किया था। जेलेंस्की की सेना को कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की तरफ से ये घातक मिसाइलें हासिल हुई हैं। दावा किया जा रहा था कि जेलेंस्की की सेना ने इसी से रूस पर वार किया और इस दावे पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी मोहर लगा दी। ब्रिटेन के मुताबिक उसकी मिसाइलों से यूक्रेन की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें 250 किलोमीटर तक वार करने की ताकत रखती हैं। इनका जीपीएस सिस्टम इतना ताकतवर है कि खराब मौसम में भी ये अपने टारगेट पर सटीक वार कर सकती हैं। और यही वजह है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को ब्रिटेन की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ जमकर कर रहा है, क्योंकि उसे ब्रिटेन ने भरोसा दिया है कि वो इस जंग में यूक्रेन को इन मिसाइलों की कमी नहीं होने देगा। इधर यूक्रेन ने फ्रांस से वो मिसाइलें मांगी जो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। इन मिसाइलों को रफाल मिसाइल कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हें लड़ाकू विमान रफाल से दागा जा सकता है। इन मिसाइलों को स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने फ्रांस से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें लंबी दूरी तक टारगेट को उड़ा सकती हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने वाला पहला देश है, लेकिन अब यूक्रेन चाहता है कि फ्रांस भी उसे ये मिसाइलें दे, जिसके बारे में पेरिस पहुंचे जेलेंस्की ने मैक्रोन से बात भी की थी, जिसके बाद खबर आई कि ये डील करीब करीब पक्की है। फ्रांस में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को स्कैल्प PG के नाम से जाना जाता है और इसे फ्रांस और यूके मिलकर बनाते हैं, जिसे लड़ाकू विमान रफाल से दागा जाता है और इसीलिए इस मिसाइल को रफाल मिसाइल भी कहा जा रहा है। ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें लड़ाकू विमान रफाल से 2011 में लीबिया में दागा गया था और वो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। खबर है कि यूक्रेन ने फ्रांस से वही स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं। उधर अमेरिका ने आखिरकार ये मान ही लिया कि यूक्रेन में मौजूद उसके एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को रूस ने नुकसान पहुंचाया था। रूसी सेना का दावा था कि 16 मई को कीव पर उसके सैनिकों ने जब हवाई हमला किया तो निशाने पर अमेरिकी मिसाइल सिस्टम भी था।
जिसे जेलेंस्की ने कीव की रखवाली में तैनात किया था। हालांकि उस दिन से लेकर आज तक यूक्रेन और अमेरिका रूस के इस दावे को गलत बताते आए, लेकिन आखिरकार अमेरिका को मानना ही पड़ा कि रूस की किंजल मिसाइल ने उसके एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पर हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि रूस के हमले से उस मिसाइल सिस्टम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसमें मामूली खराबी ही आ पाई, जिसे वक्त रहते यूक्रेन के सैनिकों ने ठीक भी कर लिया। यह हमला रूस ने 3 दिन पहले किया था और यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में इस्तेमाल हुई 6 की 6 किंजल मिसाइलों को ढेर कर दिया था। इस बीच काला सागर में मौजूद रूस की फौज की मुश्किलें बढ़ गईं। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइमिया में एक रेल लाइन टूट गई, जिसकी वजह से रूसी सेना तक हथियारों की सप्लाई रुक सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह पुतिन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि रूस की नौसेना के जवान काला सागर में तैनात हैं। दावा है कि यहीं से वो यूक्रेन के ओदेसा पर हमले कर रहे हैं। असल में एक दिन पहले ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। दावा है कि इसके बाद रेल लाइन को भी काफी नुकसान हुआ और अब तक उस लाइन को ठीक भी नहीं किया जा सका। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब पुतिन की सेना तक हथियार और अनाज न पहुंचने का खतरा मंडराने लगा है। इधर पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी को सेबी ने धोखाधड़ी के मामले में करीब 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, जो साल 2018 में देश छोड़कर फरार हो गए थे। और तब से ही मेहुल चोकसी कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा में रह रहे हैं, जिन पर पहले से ही 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। और अब एक नए मामले में सेबी ने उन्हें करीब 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, जिसका भुगतान अगर मेहुल चोकसी नहीं करते तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। सेबी ने मेहुल चोकसी को नया नोटिस गीतांजलि जेम्स के शेयरों में धोखाधड़ी के मामले में दिया है, जो मेहुल चोकसी की ही कंपनी थी। लेकिन 2018 में मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो देश छोड़कर भाग गए थे। इस बीच पाकिस्तान से आकर राजस्थान के जैसलमेर में बसे हिंदुओं के घर ढहाए जाने के मामले में गहलोत सरकार एक्शन में आ गई। जिन अधिकारियों ने शरणार्थियों के घर ढहाने का आदेश दिया, राजस्थान सरकार अब उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। वहीं से पहले उन विस्थापित परिवारों को नए घर देने का ऐलान भी गहलोत सरकार की तरफ से किया गया था, जिनके घर उजाड़ दिए गए थे। और अब इस कार्रवाई में शामिल रहे अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ऐसे अधिकारी सावधान रहे, इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाल ही में जैसलमेर के अमरसागर इलाके में 40 हिंदू परिवारों के घर ढहा दिए गए थे, जो पाकिस्तान से आकर बसे थे। और जब विवाद बढ़ा तो अधिकारियों ने सफाई देते हुए दावा किया कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था, इसलिए उनके घर ढहा दिए गए। तो वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई का विरोध किया था। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। वहां की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और सरकार से जल्द महंगाई पर लगाम लगाने की मांग कर डाली। राजधानी ब्यूनस आयर्स में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी काफी देर तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर सड़कों को घेरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि वहां सरकार लगातार बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। अर्जेंटीना की सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वहां पिछले 1 साल में खाने पीने की चीजें 115% तक महंगी हुई हैं। इधर आरोप है कि उत्तर कोरिया में सैनिकों ने गाड़ी से पेट्रोल चुराने के जुर्म में कुछ लड़कों को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी जान चली गई। दावा हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार ने किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि किम जोंग उन की सेना के जवानों ने कुछ छात्रों को पेट्रोल चुराने की सजा देते हुए उनकी जमकर पिटाई की। बताया गया कि जब जवानों की टुकड़ी खाना खाने के लिए रुकी तो कुछ छात्रों ने सेना की गाड़ी से पेट्रोल चुराने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए, जिसके बाद किम जोंग उन की सेना के जवानों ने उन छात्रों को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जान चली गई। दावा है कि बच्चे स्कूल की फीस जमा करने के लिए पेट्रोल चुराकर बेचना चाहते थे, लेकिन वो पकड़े गए और फिर सैनिकों ने पीट कर उनकी जान ले ली। इस बीच हरियाणा में अब तोंद वाले पुलिसकर्मी ड्यूटी करते नहीं दिखेंगे, बल्कि फील्ड से उनका ट्रांसफर पुलिस लाइंस में किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक जिन पुलिसकर्मियों का वजन बढ़ गया है और लगातार उनकी तोंद निकलती जा रही है, उनका ट्रांसफर पुलिस लाइंस में किया जाए, ताकि उन्हें कसरत के जरिए ड्यूटी के लिए फिट किया जा सके। इसके पीछे की वजह यह है कि वजन बढ़ने से पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पुलिस कर्मियों को फिट करने के लिए उन्हें पुलिस लाइंस भेजने का फैसला लिया गया। जितने भी ओवरवेट पुलिस कर्मचारी हैं उनको पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाए। पुलिस वालों को कसरत के साथ साथ योग के जरिए भी फिट करने की तैयारी है, जिसके लिए पुलिस लाइंस में योगा ट्रेनर भी मौजूद रहेंगे। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि चीन और ताइवान में तनाव के बीच ताइवान में साइबर हमलों में तेजी आ गई। बताया गया कि चीन के हैकर लगातार ताइवान को निशाना बना रहे हैं और ताइवान से संवेदनशील जानकारियां चोरी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन के हैकर पहले लोगों को ईमेल भेजकर लालच देते हैं और बाद में उनका डेटा चुरा लेते हैं। बताया गया कि चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ने के बाद ताइवान पर साइबर हमलों में काफी तेजी आई।
पिछले साल तो चीन के हैकरों पर ताइवान की कई सरकारी वेबसाइटों को हैक करने का आरोप लगा था। मतलब चीन अब चारों तरफ से ताइवान की घेरेबंदी करने में जुट गया। इधर दावा किया गया कि चीन से जारी तनाव के बीच फिलीपींस को ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मदद मिलने वाली है। फिलीपींस ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया उसे जल्द ही सर्वेलेंस ड्रोन मुहैया कराने वाला है, जो दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का जवाब देने में उसके लिए मददगार साबित होंगे। असल में फिलीपींस आए दिन होने वाली चीनी नौसेना की घुसपैठ को रोकने के लिए लंबे वक्त से इन ड्रोन की मांग कर रहा था। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले अपने सबसे आधुनिक ड्रोन फिलीपींस को देने वाला है, जिसका ऐलान ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने किया। साथ ही उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा कि उनकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ मिलकर गश्त भी करेगी, ताकि चीन को करारा जवाब दिया जा सके। इस बीच बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के मुख्य आरोपी की मौत की खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री का मालिक और घटना का मुख्य आरोपी भानु बाग भी धमाके में घायल हो गया था और उसी हालत में वो ओडिशा भाग गया था, जिसके बाद खबर आई कि पूर्वी मेदिनीपुर की अवैध पटाखा फैक्ट्री के मालिक भानु बाग की मौत हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि भानु बाग कटक के एक अस्पताल में भर्ती था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि भानु बाग कई सालों से पटाखा फैक्ट्री चला रहा था और वो टीएमसी का सदस्य रह चुका है। लेकिन उसकी मौत की खबर ने धमाके की जांच को और उलझा दिया। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, जबकि बीजेपी ने मामले की एनआईए जांच की मांग की, जिसके लिए ममता बनर्जी तैयार भी हो गई थी। इस बीच पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और वहां का मुआयना किया। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग 2 से 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उधर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई का नोटिस जारी होने पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया। उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में नोटिस जारी किया गया और सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिलहाल अभिषेक बनर्जी जनसंपर्क यात्रा पर हैं और वो अगले 2 महीने तक कोलकाता से बाहर रहने वाले थे, लेकिन सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कोलकाता लौटने का फैसला किया। लेकिन अभिषेक को नोटिस मिलने पर टीएमसी तमतमा गई। अभी उसको डिस्टर्ब करने के लिए नोटिस भेजा है। खबर है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की इस बारे में बात हुई और ममता ने अभिषेक को लौटने से रोका और सीबीआई से समय मांगने को कहा। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने तय किया कि वो यात्रा बीच में छोड़कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभिषेक को लगता है कि सीबीआई ने जो किया वो जानबूझकर किया और उन्हें परेशान करने के लिए किया। इस बीच इजराइल से लेकर अमेरिका तक को आंख दिखाने में लगा ईरान अब अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से दो हाथ करने के मूड में लग रहा है और ये लड़ाई हेलमंद नदी के पानी के लिए हो सकती है। ईरान के राष्ट्रपति ने तालिबान को बिल्कुल साफ साफ चेतावनी दे दी कि वो उनकी बात को हल्के में ना ले, क्योंकि ईरान अपने हिस्से के पानी को कतई नहीं छोड़ेगा। लेकिन ईरान की चेतावनी पर तालिबान भी चुप नहीं बैठे। उनकी सरकार में दबदबा रखने वाले जनरल मोबिन ने ईरान को भड़काने वाला एक वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में वो पीले रंग के एक डिब्बे में पानी भरते दिखे। फिर उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ये पानी ले लें पर अफगानिस्तान पर हमला ना करें। तालिबान ने वीडियो बनाकर ईरान का सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया है, बल्कि वीडियो तालिबान की बहुत बड़ी धमकी है, क्योंकि तालिबान आत्मघाती और आईईडी हमलों में इसी तरह के पीले डब्बों का इस्तेमाल करते हैं। ईरान का आरोप है कि 1973 की हेलमंद नदी संधि के बावजूद अफगानिस्तान उसे ईरान के हिस्से का पानी नहीं दे रहा। हेलमंद नदी अफगानिस्तान से होते हुए ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत तक जाती है। वहीं तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान भयानक सूखे से जूझ रहा है, इसलिए वो ईरान को पानी नहीं दे पा रहा। उधर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अमेरिका के टेक्सास में चैट जीपीटी का खमियाजा यूनिवर्सिटी के छात्रों को भुगतना पड़ा। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने चैट जीपीटी पर भरोसा किया और सभी छात्रों को परीक्षा में फेल कर दिया, क्योंकि प्रोफेसर को चैट जीपीटी से इस बात की जानकारी मिली कि एग्रीकल्चर कोर्स के छात्रों ने परीक्षा में जो निबंध लिखे हैं उनमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई। प्रोफेसर ने छात्रों की कॉपियों को जांचने के लिए चैट जीपीटी की मदद ली और उनके जवाब को चैट जीपीटी से स्कैन किया, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि छात्रों ने निबंध लिखने में कहीं कंप्यूटर की मदद तो नहीं ली। स्कैनिंग के बाद चैट जीपीटी ने बताया कि सभी जवाब एआई की मदद से लिखे गए हैं, जिसके बाद प्रोफेसर ने सभी छात्रों को फेल कर दिया। हालांकि बाद में पता चला कि चैट जीपीटी ने प्रोफेसर को गलत जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने छात्रों से माफी मांगी। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला चैट जीपीटी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है और हर सवाल का एकदम डिटेल में जवाब दे सकता है। लेकिन टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों के जवाब के मामले में वो फेल साबित हुआ। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी रक्षा विभाग से हिसाब किताब में हुई गलती की वजह से यूक्रेन की किस्मत खुल गई, क्योंकि रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के लिए अमेरिका ने जितनी सैन्य मदद देने का दावा किया असल में वो उतनी है ही नहीं। यानी अमेरिका को अभी और ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद यूक्रेन भेजनी होगी। असल में अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन को भेजे गए हथियारों की कीमत $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 24,000 करोड़ ज्यादा आंक दी, जबकि इतनी कीमत के हथियार यूक्रेन भेजे ही नहीं गए। और अमेरिका पूरी दुनिया में डंका बजाता रहा कि उसने यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य मदद भेजी है। इस गड़बड़ी की जानकारी तब मिली जब अमेरिका की संसद ने वहां के रक्षा मंत्रालय से यूक्रेन को दी गई मदद का हिसाब किताब मांगा। अब वादे के मुताबिक अमेरिका को 24,000 करोड़ के अतिरिक्त हथियार यूक्रेन भेजने होंगे।
इधर बंगाल की खाड़ी से होकर म्यांमार पहुंचे मोखा चक्रवात ने भारी तबाही मचा दी, जिसमें अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपदा से घिरे म्यांमार में भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया, जिसके तहत भारत से राहत सामग्री लेकर समंदर के रास्ते 3 जहाज म्यांमार पहुंचे, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी। ऑपरेशन करुणा के तहत भारत से खाने का सामान, टेंट, दवाएं और कपड़े म्यांमार पहुंचाए गए, क्योंकि मोखा चक्रवात ने म्यांमार के पश्चिमी इलाके में भारी तबाही मचाई, जिससे 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही कई लोग लापता हो गए। दावा किया गया कि बंगाल की खाड़ी से होता हुआ मोखा चक्रवात जब म्यांमार पहुंचा, उस वक्त हवा की रफ्तार सबसे तेज थी और करीब 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसने कई पुल गिरा दिए, तो वहीं कई इमारतें भी जमींदोज हो गईं और हालात ये हो गए कि हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। उन्हें दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। साथ ही अदालत ने चीतों की सुरक्षा के लिए उनको शिफ्ट करने का सुझाव भी दिया, जिसके तहत चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के अंदर चीता टास्क फोर्स को सुझाव देने के निर्देश भी दिए। वहीं अदालत ने जानवरों की सुरक्षा के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की सलाह भी दी। दरअसल पिछले साल सितंबर में अफ्रीका से चीते लाए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जिनमें 3 चीतों की मौत हो गई। उधर विदेशों में छिपे बैठे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए ने सुपर 30 टीम को काम पर लगा दिया, जिसके रडार पर देश से बाहर भाग चुके आतंकी और गैंगस्टर हैं, जो विदेशों में बैठकर भारत में अपना नेटवर्क चला रहे हैं, जिनकी कमर तोड़ने के लिए अब एनआईए ने 30 अधिकारियों की एक खास टीम बनाई, जिसमें न सिर्फ एनआईए के अधिकारी शामिल हैं, बल्कि साइबर एक्सपर्ट भी हैं, जो इन भगोड़ों की लोकेशन ट्रेस करेंगे और सोशल मीडिया के जरिए गैंग चलाने वाले अपराधियों पर पैनी नजर रखेंगे। यह एक विशेषज्ञ टीम है, जहां हर तरीके से विदेश में बैठे गैंगस्टर को घेरने की कोशिश की जाएगी। वहीं इस सुपर 30 टीम में लीगल एक्सपर्ट भी होंगे, जो जरूरत पड़ने पर ट्रैक किए गए आतंकी और गैंगस्टर को देश वापस लाने में मददगार साबित होंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद दुनिया के कई दूसरे देश भी अब चीन से कर्ज लेकर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। पश्चिमी मीडिया ने इसे चीन की बड़ी साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कई और देशों को भी चीन बर्बाद करने पर तुला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने अफ्रीकी देश केन्या और जाम्बिया को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। इसके अलावा वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस और अपने पड़ोसी मंगोलिया के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। ये सभी देश चीन के बहकावे में आकर उससे भारी कर्ज लेकर फंस गए और अब उसे चुकाने में उनकी हालत खराब हो रही है। चीन ने इसी तरह श्रीलंका और पाकिस्तान को भी विकास के नाम पर कर्ज दिया था, जिसके बाद श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई कि वो पाई के लिए मोहताज हो गया। वहीं पाकिस्तान भी चीन की वजह से कंगाल हो चुका है। इधर क्वाड में शामिल देशों ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने चीन की नींद उड़ा दी। क्वाड देशों की नौसेनाएं 11 अगस्त से 22 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में युद्ध अभ्यास करेंगी, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी और ये 26वां मालाबार युद्धाभ्यास होगा, जिसके तहत भारत की नौसेना एक सबमरीन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के साथ हिस्सा लेगी। साथ ही क्वाड में शामिल देश हिंद प्रशांत इलाके की सुरक्षा को मजबूत करने पर भी चर्चा करेंगे, जिसने चीन के होश उड़ा दिए, क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर वो लगातार दावा करता रहा है और उसका फिलीपींस और इंडोनेशिया से विवाद भी चल रहा है। हाल ही में सिडनी में आयोजित होने वाली क्वाड देशों की बैठक रद्द होने से चीन बेहद खुश था, लेकिन अब क्वाड देशों के ऐलान ने चीन को टेंशन में डाल दिया। क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, जिसका गठन साल 1992 में हुआ था और क्वाड के गठन के साथ ही हर साल सदस्य देश युद्ध अभ्यास करते आ रहे हैं। उधर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान जताया कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा करीब 70 लाख है, लेकिन WHO ने दावा किया कि कोरोना वायरस से हुई मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा यानी 2 करोड़ तक हो सकता है। WHO के मुताबिक साल 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से सिर्फ 55 लाख लोगों की मौत के आंकड़े दर्ज हैं, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी से इन 2 साल के बीच 55 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ 49 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। और यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में कोरोना वायरस से करीब 2 करोड़ लोगों की मौत का अनुमान जताया। इस बीच अगले हफ्ते कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक को रोकने के लिए पाकिस्तान ने तेजी से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उसका विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया है। उसने दुनिया में पाकिस्तान के सभी दूतावासों और हाई कमिश्नरों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें पाकिस्तान की पूरी साजिश का जिक्र है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान के दूतावासों को साफ कहा गया है कि किसी भी कीमत पर कश्मीर में G20 की मीटिंग को न होने दिया जाए। फिर इसके लिए दुनिया में भारत के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा फैलाना हो फैलाया जाए। भारत में अल्पसंख्यकों के सुरक्षित न होने का राग गाने से लेकर कश्मीर में भारतीय सेना के जुल्म करने के झूठे दावों तक साम दाम दंड भेद की हर नीति को अपनाया जाए। पाकिस्तान G20 का सदस्य तक नहीं है,
लेकिन फिर भी वो इस मामले में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि भारत अभी 22 से 24 मई तक श्रीनगर में G20 का कार्यक्रम करने जा रहा है और पाकिस्तान के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए उसकी रातों की नींद हराम हो रखी है। उधर दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक लड़के को पकड़ने में वहां की पुलिस के पसीने छूट गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए लड़के ने पुलिस वालों को खूब छकाया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी लड़का सड़क पर मोटरसाइकिल से भागता दिखा, जिसके पीछे मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले पड़े थे। भागते वक्त आरोपी लड़का शहर के एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों के बीच फंस गया, लेकिन जब तक पुलिस वाले उसे दबोच पाते वो वहां से फरार हो गया और सड़क के उस पार पहुंच गया जहां दूसरी तरफ से आ रही सफेद कार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद चलन से बाहर होंगे और वापस लिए जाएंगे। हालांकि ये नोट अब भी वैध रहेंगे और बाजार में इन नोटों में लेन देन जारी रहेगा, लेकिन रिजर्व बैंक नए 2000 के नोट नहीं छापेगा और न ही बैंक या एटीएम से ये नोट दिए जाएंगे। जिनके पास ये नोट मौजूद हैं वो 23 मई के बाद बैंक से भी इन नोटों को बदलवा सकते हैं। इसके लिए 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त दिया गया है। 30 सितंबर तक बैंकों में ये नोट बदलवाए या जमा करवाए जा सकते हैं। बैंक में अगर कोई ग्राहक अपने खाते में ये रकम जमा कराता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी पैसा बैंक खाते में जमा करवाया जा सकता है। जबकि अगर नोट बदलवाए जाते हैं तो एक बार में कोई भी ग्राहक बैंक से कुल 20,000 रुपए तक के यानी 2000 के कुल 10 नोट बदलवा सकता है। इधर आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शाहरुख खान के साथ हुई व्हाट्सएप चैट पेश की। चैट के हवाले से उन्होंने यह दावा किया कि शाहरुख खान ने आर्यन को जेल नहीं भेजने के लिए उनसे मदद मांगी थी। कुछ रोज पहले सीबीआई ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में वानखेड़े पर केस दर्ज किया था और सीबीआई उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले, इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से जुड़ी व्हाट्सएप चैट भी कोर्ट में पेश की। उनकी लीगल टीम से मिली इस व्हाट्सएप चैट के जरिए यह दावा किया गया कि शाहरुख खान ने ड्रग्स केस में आर्यन को जेल नहीं भेजने के लिए वानखेड़े से मदद मांगी थी। 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था और वानखेड़े का दावा है कि शाहरुख खान ने 3 अक्टूबर 2021 को उन्हें पहला मैसेज किया था। कोर्ट में जो चैट पेश की गई उसके मुताबिक शाहरुख ने आर्यन को छोड़ने और उसे घर भेजने की वानखेड़े से गुजारिश की थी। मतलब आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान लगातार समीर वानखेड़े से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर रहे थे। इसी वजह से अब वानखेड़े पर नियमों के तहत काम नहीं करने के आरोप लग रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने उनकी और शाहरुख खान की इस चैट पर सवाल उठाए हैं। आरोप यह कि जब आर्यन खान एक आरोपी था तो समीर वानखेड़े आरोपी के पिता से क्यों बात कर रहे थे। उस दौरान वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को क्यों नहीं दी थी। उन पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि एनसीबी की विजिलेंस टीम के साथ पूछताछ के दौरान शाहरुख खान के साथ बातचीत छुपाई थी। यही नहीं, आरोप है कि विजिलेंस की जांच के दौरान भी वानखेड़े ने अपना मोबाइल फोन नहीं दिया था। लेकिन समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन 20 मई को सुबह 11 बजे वो सीबीआई के सामने पेश होंगे। इस दौरान सीबीआई की टीम आर्यन ड्रग्स केस में 25 करोड़ रुपए मांगने के मामले में समीर वानखेड़े का बयान दर्ज करेगी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में वानखेड़े की तरफ से दाखिल की गई याचिका में सीबीआई के पूरे केस को ही फर्जी बता दिया गया और इसे एनसीबी के आला अधिकारियों की बड़ी साजिश करार दिया। कोर्ट में वानखेड़े के वकील ने ये दलील दी कि आर्यन खान ड्रग्स केस में वो लगातार अपने सीनियर अधिकारियों के साथ संपर्क में थे और उनके कहने पर ही आर्यन पर केस दर्ज किया गया था, जबकि सीबीआई का आरोप है कि वानखेड़े जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि बखमुत में उसकी सेना ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को घेर लिया है। मतलब बखमुत में जेलेंस्की की फौज रूस पर भारी पड़ रही है, जबकि रूस का दावा था कि बखमुत के ज्यादातर हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका है और कुछ ही दिनों में पूरे बखमुत पर उसका कंट्रोल होगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि बखमुत के एक इलाके में उसकी सेना ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को घेर लिया है और उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए उन पर भीषण हमले भी कर रही है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके सैनिक तोप से ताबड़तोड़ गोले दागते दिखे, जबकि वीडियो के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन के सैनिक एक ट्रक में हथियार और गोला बारूद रखते नजर आए। यूक्रेन का कहना है कि बखमुत के अंदर जाने वाली आखिरी सड़क को भी उसके सैनिकों ने बंद कर दिया है ताकि रूसी सेना तक न हथियार पहुंच सके और न ही खाना। मतलब यूक्रेन का प्लान रूसी सैनिकों को तड़पा तड़पा कर मारने का है। यही नहीं, जेलेंस्की की सेना बखमुत में रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रही है। यूक्रेन की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें आसमान से बरसते बमों से बचने के लिए रूसी सैनिक भागते दिखे। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद इस शहर पर कब्जे के लिए पिछले 9 महीनों से भीषण जंग छिड़ी हुई है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसके बाद भी रूस बखमुत पर कब्जा नहीं कर सका। दावा यह तक किया जा रहा है कि वहां यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ रही है।
इसी बीच यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें आसमान से बरसते बमों से बचने के लिए पुतिन के सैनिक जान बचाकर भागते दिखे। जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन का एक टैंक गोले दागते हुए तेजी से आगे बढ़ता दिखा। उसके पीछे हमला करते यूक्रेन के कुछ सैनिक भी नजर आए। यही नहीं, वीडियो के एक दूसरे हिस्से में पेड़ों के बीच भाग रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की फौज बमबारी करती दिखी। उधर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जंग के बीच अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पहुंचे, जिसके सामने आए वीडियो में सर्गेई शोइगु एक कंट्रोल पोस्ट में अधिकारियों से मिलते दिखे। वहां वो जंग के हालात पर चर्चा करते हुए भी नजर आए। जिस ज़ापोरिज़िया में रूस के रक्षा मंत्री अपनी सेना से मिले वो यूक्रेन का वो प्रांत है जिसके बड़े हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है और पिछले साल वहां रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा भी घोषित कर चुके हैं। इसलिए सर्गेई शोइगु ने ज़ापोरिज़िया में लड़ रहे रूस के सैनिकों को मेडल भी पहनाए। और बड़ी खबर देश में यही चल रही है कि 2000 के नोटों का जो चलन बंद हुआ है, बैंकों को अभी से 2000 का नोट जारी नहीं करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट जारी किए गए थे बाजार से, लेकिन इन्हें पहले ही हटाया जा चुका है। अगले 4 महीने में कभी भी इन्हें बदलवा भी पाएंगे। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए किशोर, इस 2000 रुपए के नोट को बंद करने की धीरे धीरे अभी एक, क्योंकि लीगल टेंडर है, 30 सितंबर के बाद भी रहेगा, लेकिन इसे बंद किया जाएगा। लोग अपना जमा करवा सकते हैं और इसके पीछे सरकार की सीधी सीधी सोच यह है कि जो सामान्य लोग हैं, गांव कस्बों में रहते हैं, उनके पास 2000 का नोट अब नहीं है। धीरे धीरे इसे मार्केट से बंद कर दिया था, छापना बंद किया गया। 5 साल पहले आखिरी नोट छपे थे, करीब 89% नोट जो हैं वो 5 साल पहले छपे थे। तो एक तरह से ये अपनी आयु भी पूरी कर चुके हैं। अब सरकार का यह कहना है कि केवल नव धनाढ्य या जो ब्लैक मार्केटर होल्डर हैं, नोट्स के काले धन में विश्वास रखते हैं, रिश्वत के लेन देन का काम करते हैं, केवल उन्हीं के पास एक बड़ा चंक है। सामान्य लोगों के पास 2000 के नोट बहुत कम है। 4 महीने का विंडो है, किसी तरह का कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लोग आराम से जाकर अपने नोट जमा करवा सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं और आप अपने खाते में, क्योंकि बैंक में अगर आप जाकर के ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अरविंद केजरीवाल खुद उपराज्यपाल के सचिवालय पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर मंत्री सौरभ भारद्वाज की शिकायत की और कहा कि केजरीवाल सरकार में मंत्री अधिकारियों को डरा रहे हैं, जबकि दिल्ली के 5 मंत्री एक अधिकारी के तबादले के मुद्दे पर उपराज्यपाल के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे, जिनमें सौरभ भारद्वाज भी शामिल थे। यानी दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए। इस मामले में उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे दिल्ली के 5 मंत्रियों ने उपराज्यपाल के सचिवालय के बाहर धरना दे दिया और करीब 1 घंटे तक उपराज्यपाल के सचिवालय के बाहर धरना देते रहे। ये सारा सियासी बखेड़ा दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एलजी पर उसके अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की सरकार को दिया है, लेकिन उपराज्यपाल इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। अगर एक अधिकारी के तबादले में 9 दिन लगेंगे और वो भी नहीं पता अभी कि 9 दिन के बाद कितने दिन और लगेंगे, तो कैसे सरकार चलेगी? दिल्ली सरकार ने 11 मई को एक अधिकारी के तबादले का आदेश दिया था, लेकिन 19 मई तक उसका तबादला नहीं हो पाया, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस मामले में केंद्र सरकार को भी घेर लिया। उन्होंने आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है और इसी वजह से उपराज्यपाल अधिकारी के तबादले की फाइल पर साइन नहीं कर रहे। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में उपराज्यपाल से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई सवाल पूछे और आशंका जताई कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते तक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट सकती है, जिसका दिल्ली एलजी को इंतजार है और इसीलिए उन्होंने एक अधिकारी के तबादले को लटका दिया। उधर दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक लड़के को पकड़ने में वहां की पुलिस के पसीने छूट गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए लड़के ने पुलिस वालों को खूब छकाया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी लड़का सड़क पर मोटरसाइकिल से भागता दिखा, जिसके पीछे मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले पड़े थे। भागते वक्त आरोपी लड़का शहर के एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों के बीच फंस गया, लेकिन जब तक पुलिस वाले उसे दबोच पाते वो वहां से फरार हो गया और सड़क के उस पार पहुंच गया, जहां दूसरी तरफ से आ रही सफेद कार ने उसे टक्कर मार दी। कार से टक्कर के बाद भी आरोपी लड़का सड़क से उठा और दोबारा तेजी से भागने लगा, जबकि 2 पुलिस वाले हाथों में पिस्तौल लेकर उसे दौड़ाते दिखे। हालांकि थोड़ी दूर जाकर लड़के को पुलिस वालों ने दबोच लिया। इस अफरा तफरी के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस बीच रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन अगले हफ्ते शी जिनपिंग से मिलने चीन जाएंगे। उनकी ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन अमेरिका समेत कई देशों के निशाने पर है, जबकि रूस यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण जंग लड़ रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना के पास इन दिनों हथियारों की भारी कमी है। इसी सिलसिले में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन अगले हफ्ते चीन जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान रूस और चीन के बीच हथियारों की बड़ी डील भी हो सकती है।
यूक्रेन समेत यूरोप के कई देश चीन पर पहले भी कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि वो रूसी सेना को अपने घातक हथियार भिजवा रहा है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन रूस की मदद कर अमेरिका से बदला लेना चाहता है, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। उधर अमेरिका के आयोवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कार सवार एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका की सड़कों पर ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि ऐसा लगा मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन हो। हालांकि घटना 2021 की है, लेकिन पुलिस ने उसका वीडियो अब जारी किया, जब कार चला रहे उस आदमी को 5 साल की जेल हुई, क्योंकि उसने एक पुलिस अफसर की जान खतरे में डाल दी थी। इस हादसे में पुलिस वाले की कमर टूट गई थी। वीडियो में वो पुलिस अधिकारी उस संदिग्ध को गाड़ी से बाहर आने को कहता सुनाई दिया, क्योंकि उसके नाम पर अरेस्ट वारंट था, लेकिन उस शख्स ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पुलिस वाले ने उस पर पिस्तौल तान दी। एक दूसरे पुलिस वाले ने भी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने गाड़ी भगा दी और पुलिस अफसर गाड़ी के बोनेट पर चढ़ पड़ा। वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहा, ब्रेक लगाने के लिए कहता रहा, लेकिन ड्राइवर को कोई डर ही नहीं था। Stop it! Stop the car! Stop the car! फिर पुलिस वाला गाड़ी की छत पर चढ़ गया, मगर इसके बाद कार चला रहे आदमी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पुलिस अधिकारी गाड़ी से नीचे जा गिरा। इधर देश में पहली बार कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन से घरेलू विमान ने उड़ान भरी। AIX कनेक्ट एयरलाइन की यह फ्लाइट पुणे से दिल्ली पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उसका स्वागत किया और बताया कि AIX कनेक्ट की इस फ्लाइट में इस्तेमाल किया गया कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन भी भारत में ही बना था, इसलिए हरदीप सिंह पुरी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अभी एक फ्लाइट के एविएशन फ्यूल में कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का 1% मिलाया गया है। 2025 के मध्य तक ये सभी उड़ानों में किया जाएगा। इस बीच इजरायल और हॉलैंड के बीच हथियारों की खरीद के लिए $30 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की बड़ी डील हो गई। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने हॉलैंड के साथ हुए इस समझौते का ऐलान किया, जिसके तहत इजरायल अगले 5 साल में हॉलैंड को गोला बारूद समेत अपने घातक हथियारों की सप्लाई करेगा, जिसमें वो लंबी दूरी तक मार करने वाले 20 पल्स आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी हॉलैंड को मुहैया कराएगा। इजरायल का दावा है कि उसका ये हथियार 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। इजरायल और हॉलैंड के बीच पहली बार हथियारों को लेकर समझौता हुआ। बीते कई साल में इजरायल के साथ यूरोप के किसी भी देश की ये सबसे बड़ी आर्म्स डील बताई जा रही है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक गैस संकट की वजह से यूरोप में प्रदूषण का स्तर बेहद नीचे चला गया। बताया गया कि प्रदूषण का स्तर इतना कम हो गया कि जितना कोरोना महामारी के दौरान लगाए लॉकडाउन में भी नहीं हुआ था, क्योंकि रूस से गैस की सप्लाई ठप होने से यूरोप के कई देशों में कारखाने और दूसरे उद्योग धंधे ठप पड़ गए। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अप्रैल 2023 तक यानी इस साल के शुरुआती 4 महीनों में करीब 40 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई, जो 2020 के शुरुआती 4 महीनों से करीब 13% कम है। मतलब यह कि भले ही यूरोप के कई देश इस वक्त गैस संकट से जूझ रहे हों, लेकिन उनके वहां हवा साफ हो गई। असल में यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से यूरोप के कई देशों में होने वाली गैस की सप्लाई पुतिन ने रोक दी, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश युद्ध में अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला किया और आरोप लगाया कि पश्चिमी देश लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम को रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन में 1 साल से ज्यादा समय से युद्ध हो रहा है और पश्चिमी देशों से लगातार उसे हथियार मिल रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन रूस की भारी भरकम सेना के सामने खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने यही मुद्दा उठाया। उसने दावा किया कि नेटो ने पिछले 1 साल में यूक्रेन में $7 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 560 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आने वाले समय में ये खर्च और बढ़ेगा, जबकि फूड सिक्योरिटी के लिए 2021 से 2023 के बीच दुनिया भर में $18 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। रूस ने ये डेटा पेश करते हुए अमेरिका और नेटो पर मनमानी करने का आरोप लगाया। В основе этого лежит очевидное стремление и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила। रूस ने दलील दी कि पश्चिमी देश किसी भी कीमत पर रूस को नीचा दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने वो पैसा भी खर्च कर डाला जो लोगों की भलाई और उनकी भूख मिटाने के लिए था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की फौज यूक्रेन जंग में आवारा कुत्तों को उतारने पर विचार कर रही है, ताकि उनकी मदद से यूक्रेन के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना खूंखार आवारा कुत्तों को ट्रेनिंग देने पर विचार कर रही है, ऐसे कुत्ते जो यूक्रेन के सैनिकों को देखते ही उन पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, बताया गया कि रूसी सेना बारूदी सुरंगों को ढूंढने के लिए कुत्तों की भी मदद ले सकती है। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत से अब तक रूसी फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अब पुतिन की फौज आवारा कुत्तों को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गालियां दी थी।
ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा जॉनसन के एक करीबी अधिकारी के बयान के आधार पर किया और जानकारी दी कि यह घटना तब हुई थी जब यूक्रेन जंग शुरू हुए कुछ ही वक्त बीता था। और इसी दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर भड़क गए थे, क्योंकि फ्रांस ने ब्रिटेन की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि यूक्रेन से भागकर ब्रिटेन आने वाले शरणार्थियों से बुरा सलूक किया गया। मैक्रोन का यही बयान सुनकर जॉनसन का पारा चढ़ गया। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि गुस्से से लाल बोरिस जॉनसन ने मैक्रोन को गालियां तक दे दी थी और इस बारे में अखबार को जॉनसन के एक करीबी अधिकारी ने बताया। हालांकि बाद में खबर आई कि दोनों नेताओं के बीच सुलह हो चुकी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बीच में आया और उसने पहले बोरिस जॉनसन और जेलेंस्की के बीच मामला सुलझाया और फिर बोरिस जॉनसन और मैक्रोन की सुलह करवाई। उधर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में वहां काम करने वाले 2 लोग लापता हो गए। यह हादसा तब हुआ जब वहां नई बन रही एक इमारत में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग आसपास के इलाके में फैल गई, जहां से धधकती आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जिसे देखकर वहां लोग खौफ से भर गए और आसपास दम घुटा देने वाला काले धुएं का गुबार छा गया। काफी देर तक भीषण आग ने अपना कब्जा जमाए रखा, जिसकी जानकारी मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और 90 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें इमारत में फंसे करीब 15 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि इस दौरान 2 लोग लापता हो गए। बताया गया कि आग की वजह से कुछ लोग घायल हो गए। वहीं इस इमारत में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। इधर NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये सड़क उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच बनाई गई और ऐसा करने वाला भारत विश्व में पहला देश बन गया। इस पूरे काम में 2000 मजदूरों ने काम किया और 100 घंटे में 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 250 इंजीनियर भी शामिल थे। ये तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो दिन रात इसमें काम में लगे रहे। गाजियाबाद अलीगढ़ नेशनल एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बन रहे नए एक्सप्रेसवे का वीडियो जारी करते हुए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानकारी दी। इस बीच ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार पर 16 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 1600 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन पिछले साल 8 सितंबर को हुआ था, जिसके बाद ब्रिटेन में 10 दिनों तक राष्ट्रीय शोक रखा गया था और फिर 19 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार में 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए थे। इस दौरान दुनिया भर के बड़े नेताओं समेत कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थी। एक रोज पहले ही ब्रिटिश संसद में सरकार के वित्त विभाग ने ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार पर हुए खर्च की जानकारी दी। इधर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। वैशाली में गैंगरेप के एक आरोपी के घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर को तोड़ता दिखा। थोड़ी ही देर में बुलडोजर की मदद से पूरे मकान को ढा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले आरोपी के घर से सारा सामान बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया था, जिनमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा आरोपी अब तक फरार है और उसी आरोपी के घर को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। इस बीच अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज की पहली बार डिजिटल स्कैनिंग की गई। रिसर्च करने वाली टीम ने समंदर की सतह में बिखरे पड़े जहाज के मलबे की 3D स्कैनिंग की और डेटा के तौर पर टीम ने तकरीबन 15,000 फोटो लिए, जो पानी में किए गए किसी भी 3D स्कैनिंग प्रोजेक्ट से 10 गुना बड़ा था। इस दौरान रिसर्च टीम को टाइटैनिक के यात्रियों का सामान जैसे जूते और घड़ियां मिली। साथ ही जहाज के एक हिस्से पर लिखा सीरियल नंबर भी साफ रिकॉर्ड हुआ। रिसर्च टीम ने करीब 5 किलोमीटर के दायरे को स्कैन करने के लिए 2 लंबी दूरी से चलने वाले सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया और इसे पूरा करने में 6 हफ्तों का वक्त लगा। हालांकि इससे पहले भी टाइटैनिक की मैपिंग कराई गई थी, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा साफ तस्वीरें सामने आईं और रिसर्च टीम ने दावा किया कि इससे नई जानकारियां मिल सकती हैं। टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल 1912 की रात को अटलांटिक महासागर में डूब गया था और हादसे में 1500 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी। उधर प्राइस कैप के नियम के कारण तेल से होने वाली रूस की कमाई 40% घट गई। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से G7 के सदस्य देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट पहुंचाकर उसे युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सके। रूस पूरी दुनिया में कच्चा तेल सप्लाई करने वाले बड़े देशों में शामिल है। इसके जरिए उसे हर साल भारी भरकम कमाई भी होती है। इसी वजह से G7 के सदस्य देशों ने रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप लागू कर दिया था। यानी रूस तय कीमत से ज्यादा पैसों पर दूसरे देशों को कच्चा तेल नहीं बेच सकता था। इसी वजह से रूस की कच्चे तेल से होने वाली सालाना कमाई 40% घट गई, जिससे रूस को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो G7 के इस दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और यूक्रेन में अपना मकसद पूरा होने तक जंग जारी रखेंगे।
इधर मुंबई के पास पालघर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट कर दी। पुलिस की टीम उसी जगह पर पहुंच गई जहां शराब बनाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि शराब की भट्टी में हजारों लीटर शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने सबसे पहले अवैध शराब की भट्टी को बंद करवाया और उसके बाद हजारों लीटर शराब को नाले में बहा दिया। इतना ही नहीं, शराब की भट्टी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने इस दौरान शराब बनाने के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। दावा है कि उन्होंने बिना अनुमति जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसके बाद उनके खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है? देखिए, लगातार जो मुख्तार अंसारी परिवार है वो मुश्किलों में है और इस बार जो है मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी के खिलाफ 2 नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये चुनाव के दौरान बिना अनुमति के जुलूस निकालने का मामला है और दरअसल आज उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप तय होने थे, वो भी हेड स्पीच मामले में। लेकिन इसी मामले में उमर अंसारी भी सह आरोपी है, लिहाजा जब उमर अंसारी कोर्ट में नहीं पहुंचे और कोर्ट के काम में व्यवधान पहुंचा तो इस पर कोर्ट काफी ज्यादा नाराज हो गया। इससे पहले भी उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर चुका है। लगातार पुलिस तलाश कर रही है। जी किशोर, शुक्रिया अमित आपका। इस बीच ब्रिटेन रूस पर फिर एक्शन की तैयारी में जुट गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के हीरों पर ब्रिटेन प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, ताकि जंग में रूस को रुपयों की भारी कमी हो जाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन रूस के हीरों के साथ कई कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, पुतिन के 86 करीबियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बताया गया कि इसके अलावा जंग के बीच रूस को पैसों की मदद करने वालों को भी बैन की लिस्ट में डालने की तैयारी है। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने रूस के साथ कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए। रूस पर कई देशों ने कड़े प्रतिबंध भी लगाए। हालांकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने रूस का साथ अभी तक नहीं छोड़ा। उधर यूरोप के देश स्पेन के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। पश्चिमी स्पेन के लास उर्देस इलाके में लगी आग ने भयंकर तबाही मचाई और हजारों एकड़ में फैले जंगल देखते ही देखते धधक उठे। चारों तरफ ऊंची लपटें उठती दिखी, जिससे स्पेन का लास उर्देस इलाका पूरी तरह लाल हो गया और धधकते जंगल से काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जिसके बाद जंगल में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि हवा की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। पेड़ों के सूखे पत्तों ने इस आग में घी का काम किया। पश्चिमी स्पेन के लास उर्देस इलाके में बीते कई दिनों से जंगलों में आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए 250 से ज्यादा बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। बताया गया कि जंगल में फंसे करीब 550 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 3700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गया। इस बीच यूक्रेन ने शांति समझौते की पैरवी करने कीव पहुंचे चीन के विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी को आईना दिखा दिया। कीव पहुंचे चीन के अधिकारी की मुलाकात यूक्रेन के विदेश मंत्री से हुई और जैसे ही उन्होंने यूक्रेन के सामने रूस से समझौता करने का प्रस्ताव रखा, यूक्रेन के विदेश मंत्री भड़क गए। चीनी अधिकारी ली हुई के इस ऑफर के बाद यूक्रेन ने 2 टूक कह दिया कि वो समझौते के नाम पर अपनी जमीन का एक भी टुकड़ा रूस को नहीं देने वाला, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि चीन असल में रूस के दोस्त के नाते इस लड़ाई को खत्म कराने के लिए आगे आया, ताकि यूक्रेन पुतिन की शर्त मानकर इस युद्ध को खत्म कर दे। लेकिन यूक्रेन ने चीन की इस कोशिश पर पानी फेरते हुए ये साफ कर दिया कि वो अपने देश के हर इलाके को पुतिन के चंगुल से निकालकर ही दम लेगा। उधर यूक्रेन ने जर्मनी की तोपों की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें रूस के खिलाफ घातक हथियार बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैन्य मदद के लिए हाल ही में जर्मनी की यात्रा की थी, जिसके बाद जर्मनी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया था। यही नहीं, एक दिन पहले जर्मनी ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को $300 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ के हथियार देगा, जिनमें कई मिसाइलें, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। इस ऐलान के बाद यूक्रेन ने जर्मनी की PZH-2000 तोपों की जमकर तारीफ की। जर्मनी की तोपों का इस्तेमाल जेलेंस्की की सेना इन दिनों कई मोर्चों पर कर रही है। इन तोपों की रेंज करीब 40 किलोमीटर है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि इनके जरिए उसने कई इलाकों में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि पिछले साल ये भी खबर सामने आई थी कि यूक्रेन ने जर्मनी की PZH-2000 तोपों को बेकार बताया था। इस बीच भूवैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दावा किया कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर धीरे धीरे डूबता जा रहा है और उसका काल उसकी पहचान मानी जाने वाली आसमान छूती इमारतें ही बन रही हैं। क्योंकि भूवैज्ञानिकों ने जब सैटेलाइट डेटा का न्यूयॉर्क शहर की जमीन के भीतर मौजूद चट्टानों से मिलान किया तो पाया कि न्यूयॉर्क शहर जमीन में धंसता जा रहा है। वो अपनी ऊंची ऊंची आसमान को छूने वाली बिल्डिंगों का वजन ही नहीं उठा पा रहा। न्यूयॉर्क शहर में 10 लाख से ज्यादा इमारतें हैं
और उन इमारतों का वजन करीब 77,000 करोड़ किलो है। इतने बोझ के तले न्यूयॉर्क शहर हर साल करीब 1 से 2 मिलीमीटर डूब रहा है। न्यूयॉर्क समंदर के किनारे बसा है और दुनिया भर में समुद्र के तट पर बसे शहरों के जल समाधि लेने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस रिसर्च से पता चला कि न्यूयॉर्क शहर के सामने दोहरा संकट है, क्योंकि उसकी इमारतें भी उसके लिए मुसीबत बन गई हैं। इधर 3 दिन तक लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी लौटी, जिससे निवेशकों को एक ही दिन में 79,000 करोड़ का फायदा हुआ। कई शहरों में तेजी के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह आईटी, ऑटो, बैंकिंग और टेक शेयरों में भारी तेजी रही, जिससे एक ही दिन में निवेशकों को 79,000 करोड़ की कमाई हुई। सेंसेक्स 298 अंक चढ़कर 61,729 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 73 अंकों की बढ़त के साथ 18,203 पर पहुंच गया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान में 3 लोगों को फांसी दे दी गई। तीनों को सरकार के खिलाफ हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और दोषी पाए जाने के बाद अब उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। माजिद काजमी, साले मीर हाशमी और सईद याकूब नाम के इन 3 प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने की जानकारी ईरान की अदालत ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर की। तीनों पर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल के 2 जवानों और एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप लगा था। हालांकि ईरान के मानवाधिकार संगठनों ने तीनों की सजा का विरोध भी किया था। इसके बावजूद तीनों को फांसी दे दी गई। ईरान में पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। इस बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में भूकंप के जोरदार झटके आने की वजह से सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई, जिसके बाद दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद देश फिजी, सोलोमन आइलैंड्स, न्यू कैलेडोनिया और किरिबाती में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया और उन देशों की सरकारों ने लोगों को घरों से दूर जाने के निर्देश दिए, क्योंकि ये कोई मामूली भूकंप का झटका नहीं था, बल्कि तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप जैसा ही था। समंदर में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई। अलग अलग जगहों पर भूकंप की तीव्रता मापने वाली संस्था USGS ने अपने सर्वे में बताया कि ये भूकंप जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मां और बेटे की जान बाल बाल बच गई। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि जैसे ही महिला ने अपने बेटे को गोद में लेकर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गई। हालांकि उसके नीचे गिरते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री और रेलकर्मी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने तुरंत महिला और बच्चे को चलती ट्रेन से दूर खींच लिया। ऐसे में अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई होती तो महिला की जान जा सकती थी। बताया गया कि गलती से महिला गलत ट्रेन पर चढ़ गई थी और हड़बड़ाहट में ट्रेन से नीचे उतरने के दौरान यह हादसा हो गया। कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। 100 बात की एक बात कही अशोक ने, उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल, दरख्त अपनी तरफ फेंके हुए पत्थर नहीं गिनते। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।